Sources of Ancient Indian History Part 1. Describe the main sources of Ancient Indian History. इतिहास लेखन के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की आवश्यकता होती है। इतिहास लिखने के लिए अनेक प्रकार के स्रोत होते हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों से संबंधित अनेक कठिनाइयों का सामना भी हमें करना पड़ता है। जैसे ऐतिहासिक स्रोतों का अभाव। प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथ धार्मिक ग्रंथों और दार्शनिक ग्रंथों की अपेक्षा कम लिखे गए। इस कारण धार्मिक ग्रंथ और दार्शनिक ग्रंथ ही अधिक मिलते हैं। प्राचीन स्रोतों में विरोधाभास। कई बार एक ही घटना के संदर्भ में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है अथवा बिल्कुल अलग वर्णन मिलता है। तिथि के अनुसार घटनाओं का अभाव। हमें घटनाओं का वर्णन क्रमबद्ध नहीं मिलता। प्राचीन लेखन में तिथियों को लिखने में ध्यान नहीं रखा जाता था, अर्थात तिथि नहीं मिलती हैं, बहुत कम मिलती हैं। और इसके अतिरिक्त अलग अलग शासकों ने अपने अलग अलग संवत चलाए थे। मनगढ़ंत कहानियों और घटनाओं को लिखना। अनेक लेखकों ने अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए उनके संबंध में अनेक मनगढ़ंत कहानियों और घटनाओं को भी लिखा। उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं था। विदेशी आक्रमण। भारत पर अनेक विदेशी आक्रमण हुए। आक्रमणकारियों ने अनेक मंदिर, महल, इमारतें और साहित्य को नष्ट कर दिया, जिससे अनेक इतिहास के स्रोत नष्ट हो गए। फिर भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन के लिए अनेक विश्वसनीय स्रोत मिल जाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जा सकता है: साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और पुरातात्विक स्रोत। लिटरेरी सोर्सेज, अकाउंट ऑफ फॉरेनर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष अथवा ऐतिहासिक साहित्य। नंबर 1, धार्मिक साहित्य। अब धार्मिक साहित्य को पुनः हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, हिंदू धार्मिक साहित्य। नंबर 2, जैन धार्मिक साहित्य। नंबर 3, बौद्ध धार्मिक साहित्य। नंबर 1, हिंदू साहित्य। इसमें सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट वेद हैं। इनकी संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग, ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जो ग्रंथ फॉरेस्ट यानी वन में लिखे गए थे और पढ़े जाते थे, उन्हें आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक का अर्थ ही फॉरेस्ट होता है। इसी प्रकार उप का अर्थ है नज़दीक और निषद का अर्थ है बैठना, यानी कि गुरु के नज़दीक बैठकर जो नॉलेज प्राप्त की गई, उस ज्ञान को उपनिषद कहा गया। अनेक उपनिषद ग्रंथ हमें मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वेदांग ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। इनकी संख्या 6 है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत सूत्र ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जिनमें कम शब्दों में अधिक बताया गया है। रामायण, महाभारत ये महाकाव्य हैं जो हमें प्राचीन भारत के विषय में जानकारी देते हैं। कानून से संबंधित ग्रंथ, जिन्हें धर्मशास्त्र कहा जाता है, वे भी महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। पुराण, जिनका अर्थ होता है एंशियंट, वे भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पुराणों की संख्या 18 है। प्राचीन काल में अनेक विद्वानों ने दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफिकल ग्रंथ भी लिखे। तो इस प्रकार के फिलोसॉफिकल ग्रंथ भी हमें मिलते हैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत हैं। धार्मिक साहित्य के दूसरे प्रमुख स्रोत जैन धार्मिक ग्रंथ हैं। जैन धार्मिक ग्रंथों को आगम कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सिद्धांत अथवा विचार। इन आगम ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त अन्य विद्वानों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ भी मिलते हैं। बौद्ध धर्म के ग्रंथ। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथों को पीटक कहा जाता है। पीटक का अर्थ होता है टोकरी यानी कि बास्केट। इनकी संख्या 3 है: सुत्त पीटक, विनय पीटक
और अभिधम पिटक। इनके अतिरिक्त भी अनेक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। धर्म निरपेक्ष अथवा ऐतिहासिक ग्रंथ, इस प्रकार के भी अनेक ग्रंथ हमें मिलते हैं। इनको ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक, नाटक आदि में बांटा जा सकता है। ऐतिहासिक ग्रंथों में बाण भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित, कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी, चरबरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज राशो इत्यादि अनेक ग्रंथ आते हैं। अर्थ ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। प्राचीन काल में अनेक नाटक भी लिखे गए, जिनमें विशाखदत्त द्वारा लिखे गए मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास के अनेक नाटक, ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। और इनके अतिरिक्त भी अनेक नाटक हमें मिलते हैं जिनसे प्राचीन भारतीय इतिहास लिखा जाता है। संगम साहित्य, दक्षिण भारत का प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। यह तमिल भाषा में लिखा गया है। यह साहित्य लगभग 500 बीसी से 500 एडी के मध्य लिखा गया था। तमिल कवियों के सम्मेलन को संगम कहा जाता था। पांड्य राजाओं के शासनकाल में की राजधानी मदुरई में कई सालों तक चलने वाले 3 सम्मेलन हुए। उनमें जो साहित्य, कविताएं इत्यादि लिखी गई, उन्हें संगम साहित्य कहा जाता है। प्रश्न का शेष भाग हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।